पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक। मनमोहन सिंह थे बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति, ये कहा किरण चौधरी ने। स्वर्गीय ओपी चौटाला की प्रदेश व्यापी अस्थि कलश यात्रा फतेहाबाद से शुरू हुई। अर्जुन और आदित्य चौटाला ने की यात्रा की अगुवाई। अस्थि कलश यात्रा में समर्थकों का उमड़ा हुजूम। प्रदेश भर की खाप पंचायतें किसान संगठनों को करेंगे एकजुट। फौगात खाप की अगुवाई में दादरी की खाप पदाधिकारियों ने की मीटिंग। डबवाली को जिला बनाए जाने की मांग पर मंत्री विपुल गोयल बोले, जिला बनाओ कमेटी की मीटिंग में डबवाली पर विचार किया गया। अंबाला कैंट में बच चुका है नगर परिषद के चुनाव का बिगुल। प्रशासन की तरफ से नगर परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। अंबाला कैंट में हुई वार्ड बंदी, 32 वार्ड बनाए। और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि ऐसी महान शख्सियत को देश याद रखेगा। तो वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ईमानदार, बहुत वफादार और बहुत मेहनती थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। जरा देखें। नमन, शत श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। मेरे को सौभाग्य मिला बहुत उनके साथ काम करने का, खास तौर से साउथ दिल्ली के अंदर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब मैं उस समय इलेक्शन एजेंट थी उनकी। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो इतना सरल और इतना इतनी जबरदस्त तरीके से उनकी जो ज्ञान था, आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के अंदर रहे थे, जो उन्होंने उस समय काम करा था, तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। हिंदुस्तान को एक उन्नति के रास्ते के ऊपर लेके आने वाले मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही महान शख्सियत थे और मेरा सौभाग्य रहा जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं एमपी थी, उनके साथ बहुत मौके मिले और वो ऐसे इस प्रकार की उनकी छवि थी जो जिसको कहते हैं कि हाईएस्ट इंटेग्रिटी, बहुत ऊंचे सिद्धांत थे उनके और एक छाप छोड़ा करते थे, खास तौर पे जो यंगस्टर्स थे, जो नए राजनीति में आते थे, तो ऐसी बातें बोलते थे, प्रेरित करते थे कि अच्छा काम करें और देश के प्रति डेडिकेटेड रहे। उनको हमेशा उनके योगदान को हमारा देश याद रखेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला की प्रदेश भर में होने वाली अस्थि कलश यात्रा आज फतेहाबाद से शुरू हो गई। स्वर्गीय ओपी चौटाला के भतीजे आदित्य देवीलाल और पोते विधायक अर्जुन चौटाला यात्रा शुरू करने के लिए पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने चौटाला को लौह पुरुष बताते हुए उनके अमर रहने के नारे लगाए। कलश यात्रा की शुरुआत फतेहाबाद जिले से शुरू हुई और जाट धर्मशाला पहुंची। अस्थि कलश यात्रा के दर्शन के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ा और अपने दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यात्रा की अगुवाई जो है वो रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला, डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला और इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने की। फतेहाबाद से यात्रा आगे हिसार के लिए रवाना हुई। आज नहीं, ये लगातार 3 दिन का प्रोग्राम है और पूरे हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं सब में ये यात्रा जाएगी और जो लोग इनके संघर्ष के साथी रहे, जो ओम प्रकाश चौटाला के कभी न कभी राजनीतिक जीवन में इनके साथ रहे, या जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चौटाला गांव में श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंच सकते, ऐसे साथियों के लिए ये हमने किया है कि ताकि वो भी अपने अपने ज़िलों में पहुंच के अपने प्रिय नेता को, अपने संघर्ष के साथी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, श्रद्धांजलि दे सकें। उसी कड़ी में आज शुरुआत फतेहाबाद ज़िले से की गई थी, जिसमें अर्जुन जी विधायक और आदित्य जी और हमारे माजरा साहब ये लेके पहुँचे हैं। अगला प्रोग्राम हिसार का है। इस तरह 7 ज़िले आज हैं, 7 ज़िले कल हैं और 7 ज़िले परसों हैं। परसों पंचकला इसका समापन होगा। हरियाणा में फिर से किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा। जी हां, आंदोलन को लेकर प्रदेश भर की खाप पंचायतें हिसार के गांव बास में रविवार को होने वाली महापंचायत में बड़े फैसले लेंगी। आंदोलन को लेकर जहां सभी किसान संगठनों को एकजुट किया जाएगा, तो वहीं जिला स्तर पर खापों द्वारा डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
फौगाट खाप की अगुवाई में दादरी जिला की खाप प्रतिनिधियों की हुई मीटिंग में किसानों के पक्ष में कई फैसले लिए गए। डबरवाली को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर डबरवाली जिला बनाव समिति और विधायक आदित्य चौटाला की ओर से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को प्रस्ताव साथ ही मांग पत्र सौंपा गया, जहां उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार बेहद गंभीर है और जिला बनाव कमेटी की ओर डबरवाली के प्रस्ताव पर मीटिंग के दौरान एग्जामिन किया गया है। डबरवाली का जो विषय है भी इस वाली मीटिंग के अंदर आया था, तो उसमें पूरा एग्जामिन करा रहे हैं और सरकार सिंपैथेटिकली सोच रही है कि किस तरीके से डबरवाली को हम जिला बना सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर जल्दी कोई ना कोई निर्णय पॉजिटिव आएगा। अंबाला कैंट में नगर परिषद के चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। प्रशासन की तरफ से नगर परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंबाला कैंट में वार्ड बंदी भी हो गई है। अंबाला कैंट में 32 वार्ड बनाए गए हैं। अंबाला कैंट में 1,70,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और एक तरफ जहां भाजपा के संभावित कैंडिडेट द्वारा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब की बार कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा। हालांकि भाजपा के द्वारा भी घोषणा नहीं की गई है कि भाजपा नगर परिषद का चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा या फिर नहीं। चुनाव कभी भी आए, बीजेपी हमेशा तैयार है और कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता कैडर बना हुआ है। अभी चुनाव होके हटा है, सारे लोग अभी पूरे मैदान में हैं, कोई अपने बैरकों में नहीं गए फौजी, सारे यहीं के यहीं हैं और पूरी तरह तैयार है। जब भी चुनाव की घोषणा जैसे भी तारीख आएगी, पूरी तरह से पार्टी सक्रिय होकर चुनाव लड़ेगी। साल 2024 खत्म होने जा रहा है। नए साल 2025 का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। तो वहीं हरियाणा के लिए ये साल काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। साल भर कई मुद्दे गरमाए रहे, तो वहीं कई नेता अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहे। तो चलिए ये रैंडर 2024 में आपको नेताओं के बारे में बताते हैं जो अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमामाली तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सिंगू बॉर्डर और बादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब हैं। कहां पर गई किसी को पता नहीं। और अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुआ सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। तो सरपंच कहाँ है? भाई कई सरपंच ना होने वाले आज बेचारा दिखा जाएगा भी माना फीलिंग भी आ जाएगी भाई मारा भी कोई देखना आ रहा हमारे को सुनना आ रहा। अपने बयानों को लेकर साल भर सुर्खियों में रहे मंत्री अनिल विज। दरअसल साल 2024 की शुरुआत मंत्री अनिल विज के विवादित बयानों से शुरू हुई थी, जब मंत्री अनिल विज ने फरवरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया था और उनका ये बयान अखबारों की सुर्खियां बनी थी। अनिल विज ने कहा था कि खड़गे चाहते हैं कि उनकी बिरादरी वालों को ही कांग्रेस का बूथ एजेंट बनाया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से अपने भाषण के दौरान बूथ एजेंट चयन को लेकर कुत्ते से तुलना की थी। इसके अलावा अनिल विज केजरीवाल और प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर विवादित बयान देकर भी साल भर सुर्खियों में रहे। वोटर्स को बोला राक्षस, हेमा मालिनी पर बयान देकर भी बुरे फंसे थे सुरजेवाला। साल 2024 में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला अपने विवादित बयानों के कारण काफी सुर्खियों में रहे। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री रही हेमा मालिनी पर विवादित बयान देकर सुरजेवाला बुरे फंसते हुए नजर आए थे। हुआ यूं कि 1 अप्रैल को कैथल के फरल गांव में रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे। यहां मंच से सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें नोटिस तक भेज दिया था। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमामाली तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। वहीं इसके अलावा कैथल में आक्रोश रैली में
भाजपा को वोट देने वालों को लेकर सुरजेवाला इतने जज्बाती नजर आए कि उन्होंने वोट डालने वालों को राक्षस तक कह दिया, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब नैना चौटाला ने भाजपा उम्मीदवार को कहा था काला नाग, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी की पूर्व विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला अपने एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रही थी। उन्होंने पूर्व मंत्री अनूप धानक को लेकर विवादित बयान दे दिया था। नैना चौटाला ने आदमपुर में अपने बयान में कहा था कि अनूप धानक को हमने प्यार और मान सम्मान दिया, मगर अनूप धानक से तो दो मुहा सांप ही बेहतर है। एक तो भगवान ने अनूप धानक को शक्ल ही काले नाग जैसी दी। महिला सरपंच पर जब पुंडरी से विधायक ने दे दिया था विवादित बयान। इस साल पुंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा महिला सरपंच पर विवादित बयान देकर अखबारों की सुर्खियां बने। दरअसल मंच से भाजपा विधायक ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि से पूछा कि आप प्रतिनिधि हो तो गांव की सरपंच कहाँ है, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि वो तो घर पर हैं। तभी विधायक सतपाल जांबा ने सरपंच प्रतिनिधि को सरपंचनी को बुलाने को कहा। इसके बाद विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ी फीलिंग हमें भी आ जाएगी कि हमें भी कोई देखने आया है। भाजपा विधायक के इस विवादित बयान पर भारी हंगामा हुआ था। हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं, लीलाराम गुर्जर का ये विवादित बयान जब बन गई थी अखबारों की सुर्खियां। साल 2024 में हरियाणा की सियासत में कैथल से भाजपा प्रत्याशी रहे लीलाराम गुर्जर का एक विवादित बयान भी तमाम अखबारों और न्यूज चैनल की सुर्खियां बनी थी। दरअसल कैथल में हुई जन आशीर्वाद रैली में भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने सुरजेवाला को औकात में रहकर चुनाव लड़ने को कहा था और कहा था कि अगर गुंडागर्दी दिखाएंगे तो हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। एक महान अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। कल यानी कि 26 दिसंबर को उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। पूर्व पीएम के घर पर ही अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो दुनिया को आखिरकार अलविदा कह गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के नजरिए से ही नहीं बल्कि एक भविष्य ज्ञाता, एक महान शिक्षाविद और अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आइए देखते हैं उनकी उपलब्धियों पर हमारी एक खास पेशकश। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी कर उनके निधन की पुष्टि की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीतिज्ञ और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने शोक जताया है। मिली जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर को घर में वो शाम को अचानक बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत एम्स लाया गया, जहां पर उन्होंने 9:51 पर अंतिम सांस ली। आइए अब उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उनके जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव, जो कि पाकिस्तान में है, वहां हुआ।
1947 में देश आजाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ही किया। जबकि उच्च शिक्षा उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में की, जहां 1957 में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स प्रपोज उन्होंने पूरा किया। साल 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेफिल्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में एचडी यानी डी.फिल की उपाधि हासिल की। उनका शोध इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन काम करते रहे। कुछ समय बाद वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े। अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। आइए जानते हैं भारत सरकार के लिए उन्होंने कौन सी सेवाएं दी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 1972 से 1976 तक उन्होंने प्रमुख आर्थिक निर्णय में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में 1982 से 1985 तक मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में 1985 से 1987 तक भारत की आर्थिक योजना में योगदान दिया। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। ये वो वक्त था जब भारत तमाम आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किया। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज खत्म कर निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ ही निर्यात को भी प्रोत्साहित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक था और दूसरा 2009 से 2014 तक रहा। भारत सरकार की ओर से 1997 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण प्रदान किया गया, जबकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से उन्हें मानद डॉक्टरेट भी मिला हुआ था। इधर बीच वो उम्र संबंधी कई बीमारियों से जूझ रहे थे। 26 दिसंबर को घर पर बेहोश हुए और उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। पीटीसी परिवार की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को शत शत नमन। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।